जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के तीसरे फेज के नामांकन भरने के आखिरी दिन आज जम्मू में मचा रहा सारा दिन शोर। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 24। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज सारा दिन जोश भरा रहा क्योंकि आखिरी दिन था नामांकन भरने का और सभी उम्मीदवारों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना था। जनता को यह भी बताना था कि उनके साथ कितने वोटर्स हैं। ये जो आज की रैली की भीड़ थी, ये वोटिंग में कन्वर्ट कैसे होगी, इस पे काम करना अभी बाकी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब जम्मू में रैलीज कर रहे हैं, कब वो कश्मीर जाएंगे। इंजीनियर रशीद ने आज बारामूला में एक बड़ी रैली की, वहां क्या कहा, और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक टीवी के कार्यक्रम में क्या बयान दे दिया, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नामांकन से ही। आज दिन भर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग नामांकन के आखिरी दिन, जम्मू में खास तौर पे, क्योंकि जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर ये 4 जिलों के लिए आखिरी फेज में चुनाव होने हैं। वहीं श्रीनगर और बड़गाम में भी आखिरी फेज में चुनाव होने हैं। तो आखिरी फेज में आज नामांकन भरने को लेकर सारा दिन होड़ लगी रही। कौन सा कैंडिडेट कितने अपने कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को लेकर पहुंच रहा है, किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्या शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, नाच गाना बजाना और मिठाइयां बांटना और अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ये सारा दिन चलते रहा। मगर सबसे बड़ी जो रैली थी वो रही नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, देवेंद्र राणा की। बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पिछली बार 2014 में इसी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीत कर आए थे। मगर उनके शक्ति प्रदर्शन में एक बात खास रही कि यहाँ उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि देवेंद्र राणा बड़े मार्जिन से जीतेंगे और उसके बाद बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो वाकई बड़ा चेहरा होंगे। तकरीबन कार्यकर्ताओं से जिनके साथ हमारे टीम ने बात की, उन्होंने कहा कि हम देवेंद्र राणा को अपना विधायक नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। राम माधव जो उनकी रैली में शामिल होने खास तौर से आए थे, उन्होंने कहा कि इस इलाके का किंग है, यानी कि राजा है देवेंद्र राणा। जबकि देवेंद्र राणा ने तो अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि मैं तो लोगों की चरणों की धूल हूं। तो पवन जी, आज सारा दिन शोर गुल, शक्ति प्रदर्शन, रैलियां, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक चीज जो है मुझे लग रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन में जो लोग साथ चल रहे थे आज, लगता है कि ये वोट में भी कन्वर्ट होंगे। देखिए, ऐसा होता है कि आप अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपके इन-लॉज जो चाहे किसी भी इलाके में रहते हो वो भी आते हैं जी। आपके दोस्त शहर के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी विधानसभा में, वो भी आते हैं। आपके रिलेटिव्स भी आते हैं। फिर वो लोग भी आते हैं जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं। फिर वो लोग भी आते हैं देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, दीपक खजूरिया को देखने जाना। ऐसा होता है कि जो भीड़ आती है, उस भीड़ में से कितने कार्यकर्ता हैं जो आपके जो उस विधानसभा के वोटर हैं, उस पर निर्भर करता है। अब आज की भीड़ देखें, अब देखो, आप मुझे अब कल की भीड़ बताओ। श्यामलाल शर्मा नॉर्थ में रैली करते हैं, बहुत दुनिया आती है। अजय सुड़ोत्रा करते हैं, बहुत दुनिया आती है। विधानसभा तो छोटी सी है ना, उतना ही वोटर और 20-30% लोग सेम होते हैं, वही लोग दोनों जगह गए होते हैं, देखने भी जाते हैं, कुछ लोग देखने भी जाते हैं। तो ऐसा होता है कि एक मोराल बन जाता है लीडर का और एक हवा फैल जाता है, बहुत दुनिया थी। लेकिन उसमें से कितने वोटर हैं वो डिपेंड करता है कि जब पोलिंग होती है कितना मतदान, कितने प्रतिशत मतदान होता है। उसमें ऐसा भी होता है कई बार जैसे आज शाम में हुआ, ताराचंद के साथ भी भीड़ थी, राजीव के साथ भी भीड़ थी, सतीश के साथ भी भीड़ थी, और देवेंद्र सिंह भाऊ के साथ भी भीड़ थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 1 लाख की है ना। डिपेंड करता है कि आपके वोटर कितने। आज के बाद जो सही कैंपेनिंग है वो आज के बाद शुरू होगी, क्योंकि कल से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन करेंगे। टिकट्स फाइनल हो चुकी हैं, नामांकन भरे जा चुके हैं और अब आपको पता है कि मैंने चुनाव लड़ना है। अब आप जब जनता में जाएंगे, अब आप उनसे अपने वादे करेंगे। जिसने पहले सीट जीती है वो पुरानी बातें भी याद कराएगा, कुछ पार्टी की बातें होंगी, कुछ निजी बातें होंगी, और फिर अब मोहल्लों में कैंपेनिंग जो शुरू होती है उससे पता चलता है कि कौन सा उम्मीदवार कितनी ताकत के साथ वोटिंग वाले दिन सामने निकलता है और जितना ज़्यादा कंपेल कर पाता है अपने वोटर को कि वो उससे कंपेल होकर उसके फेवर में वोट करे। तो आज देवेंद्र सिंह राणा से लेकर युद्धवीर सेठी तक, भारत भूषण जो कठुआ में बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे लेकर
छंब के सतीश शर्मा तक, ताराचंद से लेकर राजीव शर्मा तक, ठाकुर मनमोहन सिंह से लेकर बिश्ना में अपने जो कांग्रेस के नीरज कुंदर, उनके भी अच्छी खासी भीड़ थी और सुरजीत सिंह सलाथिया में भी बहुत ज्यादा भीड़ दिखी। तो कुल मिलाकर आज जम्मू की, कठुआ की, सांबा की और उधमपुर की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आखिरी दिन था नामांकन के लिए इन 4 जिलों में, तो जितने भी उम्मीदवार रह गए थे उन्होंने आज उम्मीदवारी अपनी पेश की और अब देखना है कि कैंपेनिंग में कौन कितना इंप्रेस कर पाता है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की जो परसों होने वाली है डोडा में। डोडा में कैंपेन आखिरी चरम पे है क्योंकि 18 को वोटिंग होनी है, 17 को कैंपेन थम जाएगी, शायद 16 शाम को ही, 17 को तो डोर टू डोर कैंपेन होगी। उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा पहुंच रहे हैं। परसों वो उधमपुर पहुंचेंगे स्पेशल प्लेन से, वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा डोडा जाएंगे और डोडा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शायद डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीट से बीजेपी के वर्कर्स को डोडा लाया जाएगा और प्रधानमंत्री वहां जो बोलकर जाएंगे वो कितना असर करेंगे इन सभी सीट्स पर, वो देखना। अंतिम जो हम कह सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में पहला उनका चुनावी दौरा और वो भी डोडा में, कितना असर डालेगा कुल मिलाकर 7-8 जो सीट्स हैं चुनाव वैली की उसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी रही है, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी जगह चूज करवाते हैं जो सेंट्रल प्लेस हो और वो 7, 8, 10 विधानसभाओं का इम्पैक्ट जिस पर पड़े। डोडा में रैली करने का मतलब आपका इंद्रवाल, आपका पाडर, आपका किश्तवाड़, आपका भदरवा, रामबन, बनिहाल, ये सभी कवर हो गए, सब कवर हो गए उस रैली में। और इसलिए भी जो वोटर है उसको भी रहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए हैं, अपील कर रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की बात होती है और एक इम्पैक्ट, नरेंद्र मोदी का एक इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है वोटर के ऊपर। क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने आज और कल 2 बात हुई थी जिनका ये कहना था कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन बीजेपी की इलेक्शन में पवन जी खास बात रहती है कि लोग या तो कमल के निशान को जानते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये है, ये 2 चीजें हैं। ये लोकसभा में भी यही रहा है। इसलिए बाकी पार्टीज के लिए मुश्किल होता है लड़ना, क्योंकि वहां मुकाबला सीधे कमल के निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो जाता है। कैंडिडेट हल्का भी हो तो चल जाता है बीजेपी की, और बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रहती है हमेशा से, मास्टर स्ट्रोक उनका होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जो तकरीबन आखिरी चरण में करवाई जाती है कि कहीं जो कमी रह गई हो कैंपेन में वो पूरी कर ली जाए। कहा जाता है कहीं पर भी अगर आपके इलाकों में कहीं पर कमजोर कैंडिडेट है तो प्रधानमंत्री के आने के बाद वो कैंडिडेट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। ये पहले भी हुआ है, जब लाल सिंह जीते थे बसोली से, एक कैंपेन थी कि कांग्रेस के हैं छोड़ कर आए हैं, तो उसके बाद जो आसपास के इलाके थे उन इलाकों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है प्राइम मिनिस्टर का। मुझे लगता है कि गृह मंत्री का या दूसरे नेताओं का बहुत कम रहता है, लास्ट स्ट्रोक जो होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। अच्छा, एक और खास चीज है, प्रधानमंत्री की अगली रैली है वो 19 सितंबर को कश्मीर में होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि जम्मू में चुनाव 1 अक्टूबर को है, तो यहां प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट 25 के बाद आएंगे, यानी कि आखिरी दौर में आकर अगर एक भी रैली जम्मू में या कठुआ में कहीं कर जाएंगे तो आपका फिर वो सारा जो लास्ट में मास्टर स्ट्रोक है वो यहां रहेगा। मगर कश्मीर में ऐसे समय पर प्रधानमंत्री जाएंगे जब इंजीनियर रशीद बाहर आ चुका है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपनी कैंपेन तेज कर चुके हैं, तो क्या लगता है कश्मीर में प्रधानमंत्री की रैली का कितना असर होगा? देखो, मैं आपको आज ही बता देता हूं कि कश्मीर में प्रधानमंत्री, जबकि बीजेपी 7-8 सीटों में लड़ रही है, कश्मीर में प्रधानमंत्री की रैली में बहुत भीड़ होगी, या मेरे से लिखवा के ले लीजिए। अब वो वोटर कितने होंगे वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन कश्मीर में इलेक्शन रैली करने का मतलब ये है, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ मैसेज दे दिया कि हमने इस बार 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री कश्मीर में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में पहला प्रचार होगा, चुनाव प्रचार। हाँ। ऐसे तो रैलीज हुई होंगी, चुनाव प्रचार, तो ये एक बड़ा मैसेज आएगा, और उस रैली का इम्पैक्ट जम्मू में भी पड़ेगा। अब ये नोट करना, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोलकर आएंगे उसका असर जम्मू में भी पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल अभी इस बार चुनावों में 2 रैलीज होने जा रही हैं जो अभी तक ऑफिशियल कार्यक्रम है। पहली 14 सितंबर डोडा में, दूसरी 19 सितंबर श्रीनगर में। तो ये जो रैलीज हैं इनका कितना असर होगा, कितना इंपैक्ट होगा, और खास तौर पे पहली बार बीजेपी के कैंडिडेट
कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो असर कितना रहेगा वोट्स में, ये तो बात की बात है, मगर प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ अच्छी खासी होगी, ये बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सुनना। अब आज बारामूला में ही रैली की इंजीनियर रशीद ने। इंजीनियर रशीद जेल से बेल पर आने के बाद कल श्रीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने, जैसे वो करते हैं हमेशा से अपने स्टाइल में, पहले कश्मीर की ज़मीन को चूमा, फिर प्रेस से बात की, उमर अब्दुल्ला को लताड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर पर जो है क्रिटिसाइज़ कर दिया। आज बारामूला अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बड़ी रैली की। अब मुझे बताइए कश्मीर की पार्टियों की क्या नींद उड़ रही होगी कि ये इंजीनियर रशीद किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, इंजीनियर रशीद का कश्मीर में आज लैंड होना, एयरपोर्ट से बाहर आते ही, लैंड कल हुए थे, आज रैली की। हाँ। नहीं, जो वीडियो वायरल हुआ, वो आज वायरल हुआ कि एयरपोर्ट से निकले, सीधे जमीन चूमी, जब जमीन को चूमा उसके बाद रोए, वो वीडियो वायरल हो गया। ये सेंटिमेंट्स हैं, कश्मीरी सेंटिमेंट्स को ग्रैब करना है। और इम्पैक्ट देखिए आप, ये आप देख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद का, मैं आपको बता देता हूं कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था, जब वो जेल के भीतर बैठकर चुनाव जीत कर गए थे ना, तब भी मैंने कहा था कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे, इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट कश्मीर की पॉलिटिक्स पे ऐसा पड़ेगा कि उस समय अगर 2 मुख्यमंत्री हारे हैं तो इस बार कई बड़े चेहरे हारेंगे। और मुझे लग रहा है 4 से 5 सीटों के ऊपर जो इंजीनियर रशीद जो है वो कड़ी टक्कर देंगे। और उन्होंने अपनी रैली में बोला भी है कि मैंने 2 लाख के मार्जिन से ज्यादा से चाहे उमर अब्दुल्ला को हराया है, मुझे उसकी कोई खुशी नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि कश्मीर के लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो इस तरह की स्पीचेस से कश्मीर की पार्टियां मुझे लगता है बुखला गई होंगी। देखो, एक बयान जो है वो उसका बड़ा वो था कि महबूबा और उमर से बड़ी सोच लेकर आया हूं। हाँ, मेरा विजन जो है इन दोनों से बहुत ऊपर है। मैं कश्मीर के लोगों के लिए आया हूं और मैं उन लोगों के लिए आया हूं जो जेलों में बंद हैं। उन्होंने नाम तक एक आज बहुत बड़ा बयान पवन जी और दिया। आज इंजीनियर रशीद ने एक बात कही अपनी रैली में, बारामूला में बहुत ज़्यादा भीड़ थी उनकी रैली में। मुझे लगता है शायद कभी जिस तरह के कश्मीर के बड़े लीडर रैली करते थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उस तरह की भीड़ थी उनकी रैली में। और वहाँ उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला, जिस दिन मैं जेल वापस जाऊंगा 2 अक्टूबर को, मेरे साथ श्रीनगर से तिहाड़ जेल तक चलें और मुझे अंदर तक छोड़कर आएँ, तो अगर इतनी कमिटमेंट मुझसे करते हैं तो मैं गांधरबल से और बडगाम से उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट विथड्रॉ करवा लेता हूं। तो उमर अब्दुल्ला को चैलेंज दे दिया उन्होंने आज ही। देखो, इसमें ना 2 चीजें हैं। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, इट मींस कि आप हार गए, और नहीं करते हैं तो वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं करते हैं तो आपको कश्मीर का हर कश्मीरी जो है वो ये कहेगा कि आपने रशीद की बात ही नहीं मानी, आप तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाली बात है। और देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं, उमर अब्दुल्ला को चैलेंज करना, फारूक को नहीं, उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि सीएम कैंडिडेट अब उमर है। और फारूक का बयान आज या कल में एक ऐसा आएगा कि इंजीनियर रशीद को भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि फारूक जो है रिएक्ट फारूक अब्दुल्ला करेंगे और ऐसे तरीके से करेंगे, विद एविडेंस करेंगे, कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर तूफान ला देंगे। चलिए देखते हैं उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद को कैसे रिप्लाई करते हैं। मगर इसी बीच पिछले करीबन 1 महीने से, जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं, शायद हम लोग भूल ही गए थे कि जम्मू कश्मीर में अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। और एलजी साहब अपनी सरकार को देख रहे थे, वो फिलहाल इस समय श्रीनगर में ही हैं। कोई प्रेस नोट्स तो आते थे मगर कोई बयानबाजी नहीं हुई थी। मगर आज एक बयान आया, और बयान भी उनका आया कि एक टीवी चैनल का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम भी चुनावों पर था, डल के किनारे श्रीनगर में था, और मनोज सिन्हा सबसे पहले उसमें गेस्ट थे। उन्होंने अपने स्पीच में जो उनसे सवाल किए गए, उन्होंने रिप्लाई किया राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी ने अपनी रैली में रामबन में कहा था कि जम्मू कश्मीर में अभी भी एक राजा राज कर रहा है, और वो राजा है एलजी, यहाँ से लूटकर पैसे को बाहर भेज रहा है। उन्होंने आज रिएक्ट किया, और रिएक्ट करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर जम्मू कश्मीर के 75% से कम लोग ये कहें कि 5 सालों में मैंने यहाँ काम नहीं करवाया, विकास नहीं हुआ और हालात नहीं बदले। तो मनोज सिन्हा का ये स्टेटमेंट एक तरह से ऐसे लगा कि चुनाव प्रचार के बीच में जैसे एलजी साहब ने एक बम फोड़ दिया हो। क्या कहते हैं पवन जी? देखिए, खबर हमने चलाई थी, खबर के नीचे कमेंट आप देख लीजिए। एलजी प्रशासन
चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले उनका काम है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को देखना, इलेक्शन के कैंडिडेट को सुरक्षा मुहैया करवाना, होम मिनिस्ट्री के तमाम जो रूल है वो करने, और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट प्रोजेक्टों के ऊपर काम करना। इलेक्शन से उनका इतना ही लेना देना है कि आपको व्यवस्था देनी है। हम जाके घर घर जाके तो नहीं कह सकते। उनकी टीम्स जो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम्स जहाँ बैठी हुई हैं, वो सरकार के साथ मिलके काम करती हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों के लिए काम कर रहा है, वो इतना ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी सियासी बयानबाजी राहुल गांधी ने जो की है वो सियासी तरीके से जवाब, मगर मुझे लगता है जवाब भी ना मनोज सिन्हा साहब ने सियासी तरीके से दिया है। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन है ना। अब देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 75% पीपल, 25% पीपल, अब मार्जिन देख लो। मतलब 75% से कम अगर बोलें कि मैंने काम नहीं किया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं 25 का मार्जिन रख दिया। ये सियासी गेम होती है। और ऐसा बयान देना मतलब राहुल गांधी, और सीधा, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार जम्मू कश्मीर में कोई भी बने मैं उसके साथ सहयोग करूंगा एज ए गवर्नर। अब देखना यह है कि कांग्रेस उनके इस स्टेटमेंट पे कैसे रिएक्ट करती है या कश्मीर की पार्टीज कैसे रिएक्ट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। खबरें तो आज जम्मू कश्मीर में नामांकन से रिलेटेड ही थी, मगर इसी बीच हम छोटी पार्टीज का पवन जी आज बात करेंगे। हमने बहुत कम बात की है। शिवसेना ने जम्मू में 5-6 जगह अपने उम्मीदवार उतारे और खासतौर पे बिश्नाह से आज एक उम्मीदवार उतारा है। ऐसे ही बीएसपी ने भी 5-6 जगह जहां पर एससी रिजर्व सीट है वहां उतारे हैं। आपको लगता है ये छोटी पार्टीज कोई वोट बैंक को डेंट दे पाएंगी? देखो, डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से इलाके में अपने कैंडिडेट दे रहे हो। बीएसपी के कैंडिडेट कई जगह पर हैं जी। मैं नौशहरा के कैंडिडेट की बात कर सकता हूं, डॉक्टर मनोहर सिंह, वो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत डालेंगे। बिश्नाह में जो जय भारती है उसकी हमने खबर चलाई थी कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं चेहरों को मौका दे रही है तो ये बिश्नाह का लोकल लड़का है, काउंसलर जीता हुआ है। अगर आपने देना ही युवा को मौका है तो दे दीजिए फिर एक लड़के को। अब उसने क्या किया है कि वो शिवसेना का कैंडिडेट बिश्नाह में खड़ा हो गया है। अब बिश्नाह की पॉलिटिक्स इस समय ऐसी हो चुकी है, राजीव भगत, नीरज कुंदन, भारतभूषण कुंडल, जय भारती और बीच में 2-3 और कैंडिडेट, और कमल रोड़ा का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना कल रात को। वो बहुत टर्निंग पॉइंट है। और इसमें जैसे हमने कहा ना, छोटी पार्टियों में, जय भारती में ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन डेंट डालेंगे जरूर। तो ये जो डेंट है छोटी पार्टीज का, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टीज के लिए खतरा बनता है। और बहुत सारी बड़ी पार्टीज या बड़े कैंडिडेट्स छोटी पार्टीज को अपनी ऑपोजिशन का वोट काटने के लिए नॉमिनेशन भी फाइल करवाती हैं। ये इंडियन हिस्ट्री में होता रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट केवल वोट तोड़ने के लिए लाए जाते हैं। तो चुनावी चालीसा में आज इतना ही। कल की चुनावी चालीसा में अब कल से प्रचार में तेजी आएगी और खास तौर पे प्रचार के साथ साथ कटाक्ष में भी तेजी आएगी। तो हम आपको बताएंगे कल पूरा दिन चुनावी चालीसा में क्या हुआ, मगर आज भी काफी कुछ जो हुआ वो हमने आपको बताया। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, यह हमें पता चल रहा है आपके प्यार से। जिस तरह के आपके कमेंट्स, डीएम आते हैं और लगातार आप इसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमें उम्मीद है ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कोई भी खबर मिस ना हो और आपको पूरी तरह से ब्यौरे के साथ खबर दिखाई जाए। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और मेरी टीम को आज इजाजत दीजिए। चुनावी चालीसा को देखते रहिए, शेयर जरूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।